अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा 8वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.4 देखेंगे। ठीक है, इसके साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज का, इडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ एरर्स हैं जो मेजरमेंट करते दौरान किसी भी क्वांटिटी की, जब आप मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो उस दौरान आपके पास ये एरर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, ये इनकी टाइप्स हैं, ह्यूमन एरर हो गए, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर्स। तो आज हमने इन्हीं की एक्सप्लेनेशन और इनके काजेज़, इनकी डेफिनेशन वगैरह बयान करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपके पास टॉपिक जो है आपको पेज नंबर 19 के ऊपर मिल जाएगा। फिर ठीक है, पेज नंबर 19 और 18 के ऊपर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह रीड करके तो फिर कुछ आसान वर्डिंग के अंदर और बेसिक इसकी चीज़ें मैंने नोट्स के ऊपर लिखी हुई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सबसे पहले एरर की डेफिनेशन लिखनी है कि एरर बेसिकली होता क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। तो आपके पास अगर आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास दो किस्म की वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक तो वैल्यू आपके पास वो आएगी जो आपने उसकी मेजर की, जिस तरह अगर आपके पास कोई रोड है या जिस तरह ये पेन है, इस पेन की अगर आप लेंथ मेजर करते हैं तो आपके पास इस पेन की लेंथ आएगी, वो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी, आपकी मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह जब आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें कि अगर हो सकता है आपने इसकी लेंथ को मेजर किया तो वो लेट सपोज़ वो थी 2 मीटर, जबकि इसकी ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर है। तो आप वो एक्चुअल वैल्यू इसकी 3 मीटर है। ठीक है, आपने जो मेजर की वो 2 मीटर है, तो इस तरह इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ये एरर है। तो ये एरर की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इसकी टाइप्स लिखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। अब हम इन तीनों एरर्स की डेफिनेशन, इनके काजेज़ और इनको कम करने के तरीके बयान करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है ह्यूमन एरर। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। दीज एरर्स हैपन बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय पीपल। तो इसके नाम से जाहिर है ह्यूमन एरर कि ये इंसान की गलती हो सकती है, ये इंसान की कोई स्किल की वजह से हो सकता है। ठीक है, मेड बाय पीपल, ये लोगों की वजह से ये एरर जनरेट होता है। ये कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं जब इसके काजेज़ आएंगे। तो ये आगे इसके काजेज़ लिखे हुए हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से पेश आता है। तो सबसे पहला इसका काज लिखा हुआ है, नोट पोजीशनिंग योर आई करेक्टली। कि सबसे पहला जो इसकी वजह है वो ये है कि आप अपनी आँख को गलत पोजीशन पर रखें। यानी अगर आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे ये पेन ही है, अगर आप इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, आपने इसके साथ एक मीटर रूल को रखा। तो मीटर रूल को रखने की वजह से आपने इसके ऊपर जब नज़र डाली तो आपकी आँख या तो इसके कॉर्नर से बिल्कुल दूसरी तरफ थी या तो इस दूसरी तरफ थी। तो इस वजह से आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा। इस एरर को आप कहेंगे ह्यूमन एरर। वैसे इस किस्म के एरर को पैरेलक्स एरर भी कहा जाता है, जो आँख की गलत पोजीशन की वजह से जनरेट होता है। तो दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा इसका काज, डिलेड रिएक्शन व्हेन यूजिंग आ स्टॉप वॉच। कि जब आप किसी स्टॉप वॉच को इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसका डिलेड रिएक्शन दें। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें रेस अगर आपने दो बंदों के दरमियान लगवाई और आपने स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया, जबकि वो दोनों भागना शुरू हो गए थे लेकिन आपने स्टॉप वॉच को प्रेस नहीं किया, तो आपने कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद आपने स्टॉप वॉच को प्रेस किया, तो आपने डिलेड रिएक्शन दिया, यानी आपने अपना रिएक्शन में थोड़ी लेट कर दी, थोड़ी देर कर दी। तो उस वजह से भी एरर जनरेट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मिस रीडिंग, इसके बाद तीसरा काज है आपके पास मिस रीडिंग आ मेजरमेंट। कि अगर आपने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली, जैसे पेन है, इसकी आपने लेंथ मेजर की, तो स्केल के ऊपर इसकी लेंथ थी 2 मीटर, जबकि आपने जब लिखा मेजरमेंट को तो आपने 3 मीटर या 2.5 लिख दिया, तो इस वजह से एरर जनरेट हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब हम देखेंगे कि इस एरर को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। इसे कहते हैं हम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, कि इसको कम करने के तरीके। सबसे पहला तरीका, आप यूज़ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। आप डिजिटल और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उस वजह से भी एरर आ सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कि ट्रेन पीपल प्रॉपर्ली। चूँकि ये ह्यूमन एरर है, ये इंसान की गलतियों की वजह से होता है, इसीलिए आप
लोगों को अच्छी तरह ट्रेन करें जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि वो मेजरमेंट करते दौरान किसी किस्म की भी गलती ना करें। अच्छा, तीसरे नंबर पर इसका तरीका लिखा हुआ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस वाइल मेजरिंग, कि जब आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचें, उन चीज़ों से बचें जो कि आपकी तवज्जो को मबजूल कर रही हैं, जो आपकी तवज्जो को आपकी मेजरमेंट से हटा रही हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है मेजरमेंट करते दौरान, नहीं तो इस केस में ह्यूमन एरर इजीली जनरेट हो जाएगा। तो दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है रैंडम एरर्स। दिस एरर हैपन ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ये एरर जनरेट होते हैं बेसिकली माहौल की वजह से, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो आबो हवा है, उस वजह से ये जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, उनमें जो चेंजेस आती हैं कि अगर मौसम में तब्दीली आ गई या किसी भी किस्म की हवा में नमी आ गई जिसकी वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। तो क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये एरर जनरेट हो सकते हैं, जिन्हें कहते हैं हम रैंडम एरर्स। तो इनके काजेज़ लिखे हुए हैं। सबसे पहला काज है इसका टेम्परेचर चेंजेस, कि आपका जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो चेंज होने की वजह से ये एरर जनरेट हो सकता है। दूसरा काज है आपके पास एयर करंट्स अफेक्टिंग अ बैलेंस, और हवा में तब्दीलियों की वजह से भी ये आपके पास जो आपका बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस या बीम बैलेंस, जिससे आप किसी भी चीज़ का मैस मेजर कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास हवा की वजह से, हवा में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से इसको अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसके मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग में लिखा हुआ है कि टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द एवरेज वैल्यू और मीन। अगर आप रैंडम एरर से बचना चाहते हैं तो आप उस मेजरमेंट्स की, जो आपने 2-3 दफ़ा मेजरमेंट ली है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी आप मीन निकाल लें या उसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल लें। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि आपने तमाम चीज़ों को प्लस कर देना होता है। ठीक है, तमाम मेजरमेंट्स को प्लस कर देना और उनके नंबर के ऊपर उसे डिवाइड कर देना, यानी वो कितनी हैं उनकी तादाद के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक पेन है उसकी लेंथ मेजर की काफ़ी स्टूडेंट्स ने, तो एक बच्चे ने उसकी लेंथ मेजर की 2 मीटर, दूसरे बच्चे ने 3 मीटर मेजर कर ली, चौथे बच्चे ने इसकी लेंथ 4 मीटर मेजर की, उसके बाद और बच्चों ने इसकी लेंथ्स को मेजर किया। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी मेजरमेंट्स आ गई। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो हम इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, 3 + 2 + 4 + 5, और इनके नंबर के ऊपर इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि इनकी तादाद कितनी है। 1 2 3 4, ये 4 हैं तो इसको 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। आगे इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इसकी एवरेज होगी, जिसे हम उर्दू में औसत कहते हैं या मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी टाइप आपके पास आ जाती है जी सिस्टमेटिक एरर्स। दीज एरर्स अफेक्ट ऑल मेजरमेंट्स इन द सेम वे बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और मेथड। नाम से ही जाहिर है कि ये सिस्टम की वजह से एरर जनरेट होगा। जो आपने सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर कोई गलती आएगी तो ये एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये भी बेसिकली इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और भी इसके पीछे काफ़ी वजूहात होती हैं। ठीक है, जैसे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है कि आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जिसके अंदर पहले से फ़ॉल्ट मौजूद है, हो सकता है उसके पुर्जे सही तरह जुड़े नहीं हुए या फिक्स नहीं है या कुछ भी हो सकता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर रॉन्ग है तो उस वजह से सिस्टमेटिक एरर बड़ी इजीली जनरेट हो सकता है। तो इसके काजेज़ आपके पास लिखे हुए हैं। अ स्केल दैट इज़ नॉट कैलिब्रेटेड करेक्टली, कि आप ऐसा स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अच्छी तरह कैलिब्रेट नहीं हुआ। ठीक है, उसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं वो गलत लिखी हुई हैं, वो आगे पीछे लिखी हैं, या उनमें फ़र्क किसी में कम है, किसी में फ़र्क ज़्यादा है, या वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास अच्छी तरह फिक्स नहीं हुआ, उसका जो बनने का तरीका है वही ख़राब है। दूसरे नंबर पर इसका काज आ सकता है आपके पास कि आ मजरिंग डिवाइस दैट ऑलवेज़ गिव्स रॉन्ग रीडिंग, कि आप ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि बार बार आपको गलत मेजरमेंट ही दे रहा है। तो इस वजह से जो एरर जनरेट होगा उसको आप क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर। तो इसके भी कम करने के कुछ तरीके होते हैं, ये आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला इसका तरीका है कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट विद अ वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, कि आप जो है अपने जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बार बार गलत आपको मेजरमेंट दे रहा है, उसका कंपैरिजन कर लें उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि ठीक है। इस तरह आपको अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट किस जगह पे एरर को जनरेट कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसको कम करने का तरीका अप्लाई अ करेक्शन फैक्टर। बेसिकली इसका मतलब यही है, ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं। करेक्शन फैक्टर का मतलब यही होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में कंपेयर करें। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन था एरर्स का, जिसके अंदर हमने एरर्स की टाइप्स पढ़ी और उसके काजेज़ पढ़े, और साथ में हमने उसको कम करने के तरीके भी पढ़े। अच्छा, पेज नंबर 19 के ऊपर एक साइड बॉक्स है, वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग देख सकते हैं। ये मैं आपके साथ अगर बुक को शेयर करूँ
तो इसका पेज नंबर 19 अगर आप लोग ओपन करेंगे तो इस पेज के ऊपर आपके पास एक साइड बॉक्स बना हुआ है। इस साइड बॉक्स को आप रीड करें, या आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई पर्सनल सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। पर्सनल का मतलब ह्यूमन ही है, ठीक है, ह्यूमन एरर ही है। तो आपने इनमें से बताना है कि ये कौन सा ह्यूमन एरर है, कौन सा रैंडम है, कौन सा सिस्टमेटिक है। तो ये मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। फिर इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग्स हैं उन्हें पढ़ कर तो आप इसका कंपैरिजन करके आप जो है इन एरर्स को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एरर उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, डिफ़ाइन सिग्निफिकेंट फिगर। बुक के ऊपर ये टॉपिक आपके पास इससे अगले पेज के ऊपर ही मौजूद होगा, ठीक है। पेज नंबर 20 के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाला टॉपिक है, इसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप जब रीड करेंगे तो आप इस तरह हेडिंग्स बनाकर इसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो मैंने यही किया है, पहले मैंने उसको रीड किया, उसके बाद मैंने इसकी हेडिंग्स वगैरह बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने लिख दिए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफ़ाइन सिग्निफिकेंट फिगर एंड गिव एग्जाम्पल। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये होते क्या हैं। ये आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल दी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे उर्दू में हम कहते हैं अहम हिंद से, ठीक है, अहम हिंद से। तो ये वो होते हैं कि ये बेसिकली आपके पास तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है आपके पास कि एक ऐसा डिजिट होता है जिसके ऊपर आपको हो सकता है शक हो कि ये वैल्यू चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी चीज़ की लेंथ को मेजर किया, तो एक स्टूडेंट ने लेंथ को मेजर किया 2.56 और दूसरा स्टूडेंट है उसने जब लेंथ को मेजर किया तो उसके पास लेंथ आई 2.57, ठीक है। तो इन दोनों मेजरमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं लास्ट पर एक डिजिट का फ़र्क आ गया। तो ये हमारे पास डाउट क्रिएट कर रहा है, ये शक है कि इन दोनों में से कौन सी मेजरमेंट ठीक होगी। तो इस केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें, लेट अ मेजरमेंट 0.000125 किलोमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दिस हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है, 1, 2 और 5। वो किस तरह है उसको फाइंड करने के रूल्स हैं वो हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राइट सम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने का तरीका बताना है, उनके रूल्स बताने हैं कि हम किस तरह किसी भी वैल्यू में अहम हिंदसों को या सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल आपके पास आ जाएगा, अ ज़ीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ सिग्निफिकेंट। कोई भी आपके पास वैल्यू अगर दी हुई है उसमें अगर दो नंबरों के दरमियान में ज़ीरो आ रहा है तो वो ज़ीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वैल्यू है 5.06, हेयर सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। तो सबसे पहले तो ना आपने याद रख लेना है कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 यानी सारे के सारे आपके पास पॉइंट के बगैर वाले नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें ज़ीरो शामिल नहीं है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। और ज़ीरो के लिए उन्होंने यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं कि ज़ीरो कब हो सकता है आपके पास सिग्निफिकेंट। तो ज़ीरो तब होगा जब तो ज़ीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे यहाँ पर दो नंबर के दरमियान में आया तो तब ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस तरह इस वैल्यू में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब रूल नंबर 2 अगर देखें, ज़ीरोज़ ऑन द लेफ़्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि ज़ीरो जब आपके पास लेफ़्ट साइड पर आएगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट हम उसको नहीं काउंट करेंगे। जैसे आपके पास ये वैल्यू दी हुई है 0.0034 मीटर, तो इसमें आपके पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 और 4, जबकि ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर आ चुके हैं। तो इसमें आपके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अच्छा, तीसरा रूल है आपके पास कि ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल का मतलब है पॉइंट। तो आपके पास अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू दी हुई है तो इस वैल्यू में अगर ज़ीरो राइट साइड पर आ जाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा, हम उसको काउंट करेंगे। तो अब इस वैल्यू में आपके पास 1, 2 और 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 8 तो पहले ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2 भी नेचुरल नंबर है और 8 भी नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये तो सिग्निफिकेंट होगा। तो ज़ीरो कब होगा, जब ज़ीरो राइट साइड पर आ जाए या ज़ीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए, तो तब ज़ीरो आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद चौथा रूल है आपके पास, इफ़ नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, कि अगर आपको इस तरह सिंपल नंबर ना दिए हों, आपको नंबर दिए हों साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं
कि ऑल डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट 10 पावर आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन दी हो तो आपने 10 पावर से पहले जितने भी नंबर हैं उनमें आपने तलाश करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसमें से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उस ज़ीरो के ऊपर आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, जो ज़ीरो की कंडीशन है, यानी ज़ीरो अगर राइट साइड पे आएगा फिर ही सिग्निफिकेंट होगा, या दो डिजिट्स के दरमियान में आएगा तब सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वैल्यू में आप देखें कि 3 आपके पास नेचुरल नंबर है, 5 आपके पास नेचुरल नंबर है और ज़ीरो राइट साइड पे आ गया, इसीलिए आपके पास इस वैल्यू में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे रूल के मुताबिक, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। तो ये आपके पास रूल्स हैं और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जांपल्स को अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 21 के ऊपर एक साइड बॉक्स है, कोई क्विज़ है, उसमें ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये मैंने यहाँ पर सोल्व किए हैं। आप इसको देखें, रूल्स को पढ़ें, इनके साथ मैच करें और अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये रूल्स आपके जहन में बैठ जाएँ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। दो सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको ये आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी एग्जांपल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।